हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे इजी चैप्टर्स में से एक माना जाता है। अगर हम बात करें ओवरऑल की तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, लेकिन सबसे इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे पहले बताओ कि क्या आपने इससे पहले वर्किंग कैपिटल का नाम सुना है? क्या आपने इससे पहले वर्किंग कैपिटल का नाम सुना है? नॉर्मली वर्किंग कैपिटल को हम आम भाषा में कहते हैं सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। क्या कहते हैं हम लोग? सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, यानी जो पैसा हम सर्क्यूलेट करते हैं। आप याद रखो, किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? तो किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए वी नीड फिक्स कैपिटल। लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, उस बिजनेस को चलाने के लिए, टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर बिजनेस वी नीड वर्किंग कैपिटल। उसको हमको किसकी जरूरत है? वर्किंग कैपिटल की। इसीलिए इस वर्किंग कैपिटल को हम सर्क्यूलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे किसी भी तरीके के बिजनेस को सेटअप करने के लिए फिक्स कैपिटल के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो दरअसल बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई भी शॉप स्टार्ट करनी है या मुझे किसी भी तरीके का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, तो उस सब में मुझे किसी ना किसी तरीके के फिक्स्ड असेट की रिक्वायरमेंट है। उस फिक्स एसेट में लगने वाले पैसे को हम क्या कहने वाले हैं? फिक्स कैपिटल हम कहने वाले हैं। तो अब हमने बिजनेस सेटअप तो कर दिया, लेकिन उस बिजनेस को रन करने के लिए भी हमें कुछ पैसे की जरूरत है, और उस पैसे को हम यहाँ पर कहने वाले हैं वर्किंग कैपिटल। अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? अगर मैं वर्किंग कैपिटल को अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट? तो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ करंट एसेट की, तो ऐसा एसेट्स जिसको मैं विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स उसको मैं कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या काम है सर? करंट एसेट वो एसेट होता है जिसके अंदर हम कुछ ऐसे एसेट जिसको हम 12 महीने के अंदर लिक्विडेट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसके अंदर हमको पेड करना होता है अपनी लायबिलिटी विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स। अंडरस्टूड? अपनी लायबिलिटी को 12 महीने के अंदर हमें क्या करना होता है? पे करना होता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल करते समय हमें सिर्फ दो ही चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक तो हमारा करंट एसेट है, और दूसरा हमारा क्या होने वाला बेटा? करंट लायबिलिटी। तो सर वर्किंग कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो सर एक पार्ट मेरा करंट एसेट हो गया और एक पार्ट मेरी करंट लायबिलिटी हो गई। इतनी बातें तो समझ में आ गई। सर करंट एसेट को हम इलैबोरेट कर सकते हैं क्या? यस। आपने इससे पहले स्टॉक का नाम सुना होगा। यस सर। आपने डेटर्स सुना होगा, और अगर वही डेटर ने बिल रिसीवेबल यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डील किया है तो हम उसको बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं। यस और नो? यस सर। क्या कहा मैंने? हमने इससे पहले स्टॉक का नाम तो सुना, स्टॉक, डेटा, बिल रिसीवेबल। उसके अलावा कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, है ना, या हम बोल सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जो आइटम्स हमने ये सब सुने हुए हैं ना, यही चीजें मेरी करंट असेट के अंदर आएगी। और जब मैं इसको करंट लायबिलिटी की बात करूंगा तो करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीजों की डिस्कशन होती है। तो किसी भी तरीके के वर्किंग कैपिटल को सम सॉल्व करते समय हमें कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला,
स्टेप क्या होने वाले, अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल को सॉल्व करने के क्या स्टेप होने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको तीन चीजों पे फोकस करना है। कितनी चीजों पे? सर तीन चीजें। पहली चीज, किसी भी सम को सॉल्व करने से पहले आपके सामने आपके पास क्या होना चाहिए? कॉस्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉस्ट स्ट्रक्चर। दूसरा क्या होना चाहिए? आपके पास उस कॉस्ट स्ट्रक्चर के बाद होना चाहिए पीरियड्स, मतलब टाइम फ्रेम, कि आपको उस वर्किंग कैपिटल को कब तक अपने पास होल्ड करके रखना है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज योर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आपका यूनिट प्रोडक्शन कितना है। अगर आपके पास ये तीन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप किसी भी का वर्किंग कैपिटल को सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब माय डियर, समझने वाली बात क्या है, अगर मैं बात करूं कॉस्ट स्ट्रक्चर की, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर आपके तीन इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं। एक तो होता है मटेरियल, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। दूसरा होता है लेबर, और तीसरा होता है आपका ओवरहेड्स। कॉस्ट स्ट्रक्चर खर्चा, तो पहला रॉ मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा ओवरहेड। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा ओवरहेड। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ये तीनों का अगर आपने प्लस किया तो आपको यहां पर मिलेगा टोटल कॉस्ट। क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। इसमें आपको करना है प्रॉफिट को ऐड, देन वी आर गेटिंग द सेल्स। हमको क्या मिलने वाला है? सेल्स। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर को सबसे पहले आपको यहाँ पर बना के रखना है। इस कॉस्ट स्ट्रक्चर को हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको पर एनम या पर यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, पर एनम या पर यूनिट। बट मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप ज्यादातर सम पर यूनिट के बेसिस पे करो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सम ये आपको पर यूनिट के हिसाब से दिया गया होता है। दूसरी, अब बात करते हैं दूसरा पीरियड की बातें करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो आपके पास टाइम फ्रेम तीन तरीके से दे सकता है। अगर आपको डेज में दिया तो एज यू नो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं? 365। सर कभी कभी 366 डेज भी होते हैं। वेरी गुड। या एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला 360 डेज, यानी पूरे कंपनी 360 दिन चली है, तो 360 डेज के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। यानी अगर पीरियड की देने की बात करेगा तो 365 आपका ओवरऑल वर्किंग पीरियड होगा फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल का। 365 नहीं तो 366 फॉर द लीप ईयर, या क्वेश्चन में बोला 360 डेज तो 36 एज पर द क्वेश्चन जाएंगे। कभी कभी आपको पीरियड वीक्स में भी बोल सकता है, हफ्ते के हिसाब से। तो देर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, एक साल में टोटल 52 हफ्ते होते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको मंथ में कैलकुलेशन दिया है, इन दैट केस देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, आपके टोटल 12 महीने होते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में। क्लियर? यानी आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम कौन से हिसाब से दिया है, डे के हिसाब से दिया है, वीक के हिसाब से दिया है, या मंथ के हिसाब से दिया, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले डेज के हिसाब से देगा तो 365 डेज, 366 डेज, या एज पर द क्वेश्चन आपको जाना होगा। अगर आपको वीक के हिसाब से देगा तो देर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, और अगर मंथ के हिसाब से जाएगा तो 12 मंथ्स इन अ ईयर आपका आएगा। तीसरा, आपका जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आपका पर मंथ है, पर एनम है, या पर वीक है, ये आपको समझना होगा। और अगर आप पर मंथ के हिसाब से कंफर्टेबल हो तो पर मंथ में कैलकुलेट करो, पर एनम में करो, या पर वीक में, ये आपके ऊपर कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। बट मेरा एडवाइस होगा पर एनम के हिसाब से करो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन करते समय आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाने वाली है। ठीक है, अब ये चीजें आपको समझ में आ गई? यस। तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं सर? कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया, सर कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आएगी? पहला आएगा रॉ मटेरियल, दूसरा आएगा लेबर, तीसरा आएगा ओवरहेड। रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल ही कहेंगे, लेबर को लेबर या वेजेस कहा जा सकता है, ओवरहेड को आप एक्सपेंसेस भी
कह सकते हैं। आपको इसका सीपीयू दिया होगा तो या फिर कैलकुलेट करना होगा, दिया है वेल एंड गुड, कैलकुलेट दिया है तो आपको इन सब के बीच में लिंक दिया होगा कि आपका ये कैलकुलेशन किस तरीके से आएगा। आपको उस लिंक का क्या करना है, यूज करना है और आपका आंसर आएगा। अब ये सबको प्लस करके आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट, ऐड प्रॉफिट करोगे तो आपको मिलेगा सेल्स। अब मुद्दे की बात मैं बताता हूं कि सर अगर मैं बात करूं स्टॉक वगैरह कैलकुलेशन की तो आपको क्या याद रखना है। सर ऊपर वाला जो कैलकुलेशन है ना वो क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन, यानी जब हम क्रेडिटर का कैलकुलेशन करेंगे या हम बिल्स पेएबल का कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम क्रेडिटर का कैलकुलेशन करेंगे या बिल्स पेबल का तो रॉ मटेरियल का सीपीयू हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं सेल्स का तो डेटर्स का कैलकुलेशन करते समय या बिल्स रिसीवेबल का कैलकुलेशन करते समय मुझे यहां पर सेल्स का पर यूनिट कंसीडर करना पड़ेगा। एंड वाइल कैलकुलेटिंग फिनिश्ड गुड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, तो फिनिश गुड्स के कैलकुलेशन के बारे में टोटल कॉस्ट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक जगह पर यहाँ पर एक अंडरलाइन कर देता हूँ ये वाला पार्ट। ये अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो जैसा मैंने आपको सिखाया है वही होगा, लेकिन अगर मॉडिफाई करने बोला है तो मॉडिफिकेशन कर दिया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है। किसी भी सम को सॉल्व करने से पहले आपको वहां पर कॉस्ट स्ट्रक्चर सबसे पहले क्रिएट करके लेना है। और वो कॉस्ट स्ट्रक्चर में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीनों को प्लस किया टोटल कॉस्ट, तीनों को प्लस किया टोटल कॉस्ट, तीनों को प्लस किया टोटल कॉस्ट। एड प्रॉफिट, एड प्रॉफिट, एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऊपर वाला क्रेडिटर, नीचे वाला डेटर, ऊपर वाला क्रेडिटर, नीचे वाला डेटर, बीच वाला फिनिश गुड्स। क्या बोला बेटा, ऊपर वाला क्रेडिटर, ऊपर वाला क्रेडिटर, नीचे वाला डेटर्स, बीच में फिनिश गुड्स, ऊपर वाला क्रेडिटर, नीचे वाला डेटर, बीच में फिनिश गुड्स। ये कॉस्ट स्ट्रक्चर का एक आइडियल फॉर्मेट होने वाला है। उसके बाद बात करने वाले हम वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट की, यानी फॉर्मेट क्या यूज होने वाला है। सर अभी आपने हमको बताया था कि देयर आर टू फॉर्मेट्स, पहला आपका आएगा करंट असेट और दूसरा आपका आएगा करंट लायबिलिटी। दो फॉर्मेट्स होंगे, एक करंट असेट, दूसरा करंट लायबिलिटी, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी, करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स के अंदर कुछ कुछ आइटम्स आएंगे, जैसे पहले आइटम की हम लोग बात करते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देखो किसी भी तरीके के प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या किसी भी तरीके के प्रोडक्शन प्रोसेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हर प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है। हर प्रोडक्ट का क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। हर प्रोडक्ट पहले रॉ मटेरियल में होता है, ठीक है, उसके बाद उसका सेकंड प्रोडक्ट आता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा वो बन जाता है फिनिश गुड्स। यानी सर अगर मैं बात करूं कि हर प्रोडक्ट को बनने के लिए उसको तीन लाइफ साइकिल की तरफ से गुजरना होता है। पहला होता है रॉ मटेरियल का प्रोसेस, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा होता है फिनिश गुड्स। मान लो आप वड़ा पाव बना रहे हो, तो वड़ा पाव बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या लगेगा, बटाटा लगेगा, बाकी के इंग्रेडिएंट लगेंगे, वो लाकर आपको रखना पड़ेगा। तो वो प्रोडक्ट आपका हो गया रॉ मटेरियल। जब आपको सप्लाई करना है, जब आपको उसको बेचना है, तो आप क्या करोगे, कढ़ाई में तेल डालोगे और उसको बनाने का काम करो। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फिनिश गुड, जो आपने बाहर आउटपुट दिया हुआ है वो फिनिश गुड्स है। अगर मैं कोकोनट ऑयल की बात करूं तो जो आपका सूखा खोपरा होगा, ड्राई कोकोनट होगा, वो आपका रॉ मटेरियल है। उसके बाद अगर आपको उसको ऑयल में कन्वर्ट करें तो ड्राई कोकोनट को क्रश किया जाएगा, क्रश के बाद उसको रिफाइन किया जाएगा, उसकी पैकिंग की जाएगी। तो वो जो प्रोडक्ट को हमने मॉडिफाई किया, वर्क इन प्रोग्रेस किया, फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस किया है, उस प्रोसेसिंग पीरियड को, उस प्रोसेसिंग के काम को हम यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, वर्क इन प्रोग्रेस करने वाले हैं। और फाइनली वो बॉटल में हमारे को पैराशूट बन के मिलता है, वो हमारा फिनिश गुड्स होगा। तो इसका मतलब जो रॉ मटेरियल हमने रखा है उसकी भी एक वैल्यू होगी, स्टॉक होगा, कुछ हमारे प्रोसेस में होगा उसको भी हमारा स्टॉक में माना जाएगा, और वो हमारा फिनिश गुड्स होगा वो भी हमारा स्टॉक में पड़ा
होगा। अब रॉ मटेरियल अपनी जगह लेकर बैठा हुआ है, फिनिश गुड्स अपनी जगह लेकर बैठा गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वर्क इन प्रोग्रेस यानी प्रोसेस। while doing the production, while doing the processing on the particular goods, हमारे तीनों फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, रॉ मटेरियल भी, लेबर भी और ओवरहेड्स भी। अब याद रखो, मानो मैंने प्रोडक्शन किया नहीं किया, मैंने प्रोडक्शन किया नहीं किया, मेरी फैक्ट्री के अंदर अगर मैंने माल लाकर रखा है तो क्या वो फिजिकली 100% प्रेजेंट होंगे? यस सर, वो फिजिकली हमारे पास 100% प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर प्रोडक्शन चालू है तो लेबर अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। इफ द प्रोडक्शन प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस, वो क्या बैठा रहेगा? साइलेंट बैठा रहेगा। एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मानो मैं एक क्लासरूम के अंदर लेक्चर ले रहा हूं। क्लासरूम सेटअप करने के लिए मुझे बेंचेस लगेंगे, व्हाइट बोर्ड लगेगा, मेरे को मार्कर लगेगा, मेरे को फैन लगेगा, मुझे एसी लगेगा, ट्यूबलाइट्स लगेगी, ये मुझे लगेगा। ये मेरा रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये मुझे एक बार लाकर रखना ही पड़ेगा, सिंपल। बट जब मैं लेक्चर लूंगा तब ये सारे रॉ मटेरियल यूज होने वाला है। यस सर, मैं आपका लेक्चर लूंगा तो मैं एज अ लेबरर वहां पे काम कर रहा हूं और आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, फैन चलेगा, एसी चलेगा, यानी ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं। यस सर, बट मैंने लेक्चर नहीं लिया, क्लासरूम पूरी तरीके से बंद है, तो क्या बेंचेस अपनी जगह पर बने हुए हैं? यस सर। बोर्ड अपनी जगह पर बना हुआ है? यस सर। एसी अपनी जगह पर है? यस। फैन अपनी जगह पर है? यस। ट्यूबलाइट अपनी जगह पर है? यस। लेकिन लेबर इज नॉट अवेलेबल, एक्सपेंसेस आर नॉट अवेलेबल बिकॉज मैंने सारी ट्यूबलाइट्स वगैरह बंद कर दिए। मतलब while doing the production process, while doing the processing period, उस पर्टिकुलर पीरियड में रॉ मटेरियल अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, बट लेबर अपना ऑन एन एवरेज 50-50% का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है विद द ओवरहेड। समझ में आ रही बात? यानी वर्क इन प्रोग्रेस करते समय आपको रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों चीजें एक्टिवेट करनी है, ठीक है। अगर आप रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका रॉ मटेरियल भी एक्टिवेटेड है, वेजेस भी एक्टिवेटेड है, ओवरहेड भी। बस फर्क क्या है? रॉ मटेरियल अपना 100% पार्टिसिपेशन देगा, वेजेस अपना 100% 50% एंड वेज ओवरहेड भी अपना 50% पार्टिसिपेशन देने वाला है। एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सम, सभी सम में ये एप्लीकेबल होने वाला है। इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर। तो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में भी कोई दिक्कत नहीं होगा और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। डेटर मतलब कस्टमर। अगर मैंने ये सेल किया है, माल बेचूंगा, माल किसको बेचा जाता है सर? कस्टमर को। बट अगर वो कस्टमर ने मुझे कैश दिया तो क्या मैं उसको डेटर बोलूंगा? नहीं सर। तो ये जो सेल होता है ना, ये सेल रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट सेल्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट सेल। तो जितना मैंने माल बेचा वो अगर क्रेडिट बेसिस पे है तो डेटर्स में कैलकुलेट किया जाएगा। सेम बिल रिसीवेबल, यानी अगर आपने उस कस्टमर से बिल ऑफ एक्सचेंज में डील किया तो वो बिल रिसीवेबल में चला जाएगा। बैंक बैलेंस का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में एज इट इज दिया होगा। फिर मैं बात करूंगा क्रेडिटर्स। व्हेन यू आर परचेसिंग गुड्स, व्हेन यू आर परचेसिंग गुड्स ऑन अ क्रेडिट बेसिस, यानी जब आप सप्लायर से, किससे सर? सप्लायर। बेटा कस्टमर को हम यहाँ पर डेटर कहते हैं, क्रेडिटर को सप्लायर। कस्टमर को हम यहाँ पर डेटर कहते हैं, क्रेडिटर को सप्लायर कहते हैं। कस्टमर को हम यहाँ पर डेटर कहते हैं, क्रेडिटर को हम सप्लायर कहते हैं। क्लियर? और आउटस्टैंडिंग मतलब देयर इज अ टाइम लैग। टाइम लैग मतलब भाई साहब आपका पैसा बकाया है, सिंपल। तो इस फॉर्मेट को एप्लीकेबल करते समय आपको तीन चीजें याद रखनी। सबसे पहले आपके पास यूनिट्स का होना जरूरी है और ये यूनिट्स आपको सब जगह पर एप्लीकेबल करना है। यूनिट्स आपके क्वेश्चन में जो भी दिया होगा वो यूनिट्स आपको क्या करना है सर? हर जगह पर एप्लीकेबल करना है। यस सर, यूनिट्स आपको हर जगह पर एप्लीकेबल करना है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस का एज इट इज अमाउंट आपको दिया होगा। यूनिट्स मैंने आपको पहले बताया, यू नीड अ 3 थिंग्स, यूनिट्स। उसके बाद हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट करोगे तो कॉस्ट स्ट्रक्चर से आपको सीपीयू भी मिल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल के हिसाब से जाएगा, लेबर के हिसाब से जाएगा। मैंने बताया फिनिश गुड्स आपका सीपीयू कौन सा यूज होगा सर? आपने बताया फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट पे जाएगा। डेटास आपका सेल्स पे जाएगा, सीपीयू।
बिल रिसीवेबल भी आपका टोटल सेल्स पर जाएगा, क्रेडिटर रॉ मटेरियल के बेसिस पर जाएगा, वेजेस वेजेस के बेसिस पर जाएगा, ओवरहेड ओवरहेड के बेसिस पर जाएगा। क्लियर, सीपीयू में डिस्कशन हो गया। फिर मल्टीप्लाइड करना है पीरियड, टाइम पीरियड। किसकी बात करेंगे सर? टाइम पीरियड। अब मैंने आपके साथ पीरियड वाला पार्ट भी डिस्कशन किया हुआ है, मैंने आपके साथ पीरियड वाला पार्ट भी डिस्कशन किया हुआ है। यस सर, आपने बताया डेली बेसिस पर रहेगा तो 365 डेज, मंथली बेसिस पर रहेगा तो 12 मंथ्स, और अगर 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 वो वीकली बेसिस पर है तो वो 52 वीक्स होगा। तो क्वेश्चन में जो भी आपको पीरियड्स दिया होगा वो पीरियड्स को आपको यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है, टाइम पीरियड को आपको यहाँ पर मेंशन करना है, और जो कैलकुलेशन होगा वो इसी हिसाब से होगा। 4 वीक बोला था 4/52, 3 वीक 3/52, 2 वीक 2/52, 1 मंथ 1/12, 12 महीने ना, डेली दिया है तो 365 से डिवाइड करना है, एंड बाद में कैलकुलेशन करके आपका जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगा ये पार्ट बेटा बन जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। ये आ गया करंट असेट का टोटल, ये हो गया आपका करंट लायबिलिटी का टोटल। करंट असेट के टोटल में से करंट लायबिलिटी माइनस किया तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया जा सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब एक्स्ट्रा कैश टू बी कैरी, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा कैश होता है ना जिसको हम अपने कंटीजेंसीज के लिए रखते हैं उसको कैरी किया तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। उसके बाद आपको प्लस माइनस करके नेट वर्किंग कैपिटल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आप मैं गो थ्रू करूँ तो आपको क्या करना है सर? सबसे पहले वर्किंग कैपिटल में दो चीजें याद रखनी है। कौन कौन सा सर? एक आता है आपका करंट असेट, एक आता है आपका करंट लायबिलिटी। करंट असेट के अंदर तीन चीजें, स्टॉक, डेटर, कैश और बैंक बैलेंस। स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल भी आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा, फिनिश गुड्स भी आएगा। डेटर एंड बिल रिसीवेबल एक ही चाली के चट्टे बट्टे हैं। करंट लायबिलिटी में तीन चीजें, तो कौन कौन सा? क्रेडिटर आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। क्लियर। रॉ मटेरियल का टाइम पीरियड पूरा। वर्क इन प्रोग्रेस की जब बात करेंगे तो सर उसमें रॉ मटेरियल भी एक्टिवेटेड है, लेबर भी एक्टिवेटेड है, ओवरहेड भी। रॉ मटेरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड 50%। ठीक है। अब अगर हम बात करें सर कौन से रेट की, तो रॉ मटेरियल पे रॉ मटेरियल का रेट लगेगा। ठीक है। WIP पर तो रॉ मटेरियल पे, लेबर पे, ओवरहेड पे, वेजेस वाला वेजेस पे, ओवरहेड वाला वेज। अब ये रॉ मटेरियल के रेट पे जाएगा, फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट के रेट पे जाएगा, और डेटर और बिल रिसीवेबल आपका टोटल सेल्स के रेट पर जाएगा। कब तक? ये जो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो कब तक होगी? जब तक क्वेश्चन में किसी भी तरीके की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देता तब तक ये चीजें आपके लिए अप्लीकेबल होने वाली है। ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होगी जो शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब हम सम करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि कभी कभी थ्योरी हमको समझ में कब आती है? जब हम उसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जब क्वेश्चन अडॉप्ट करेंगे तो अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको वो इससे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल इस लेक्चर में हमने वर्किंग कैपिटल का थोड़ा सा थ्योरी किया, फॉर्मेट डिस्कस किया, क्या क्या चीजें आपको डिस्कस याद रखने की जरूरत है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम की शुरुआत करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।